अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, आपका बर्थ चार्ट बहुत बड़ी बात ही बताता है। क्योंकि बर्थ चार्ट में एक भाव होता है 2, 6, 10, ये पैसे का भाव होता है। नॉलेज लेना चाहता है, आपसे हेल्प लेना चाहता है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, तो क्या आप उसको गाइड करते हैं? पहले से ही ट्रेडिंग कर रहा है और अगर मेरे से पूछता है कि किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या फिर मुझे क्या तरह का ट्रेडिंग करना चाहिए, डे ट्रेडिंग या पोजिशनल, तो मैं उसको गाइड करता हूँ। रिस्ट वॉच एनालिसिस ये क्या है? जो घड़ी होता है वो शुक्र से देखा जाता है। अब 11th हाउस हो गया मैनिफेस्टेशन का, घड़ी हो गया शुक्र का। तो यदि आप एक घड़ी पहन लेते हो अपने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड रिस्ट में एक गोल्डन कलर की या चमकीली घड़ी पहन लेते हो, तो शुक्र का डायरेक्ट 11th हाउस से संबंध बन गया। तो उस केस में आपके पास में लग्जूरियस लाइफ भी आएगा, क्लाइंट्स भी आएंगे और साथ में पैसा, नेम एंड फेम सब पीछे पीछे आ जाएगा। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो और मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप। क्या आप भी घर के वास्तु को सही करने में या वास्तु के हिसाब से चीज़ों को सही करने में बिलीव करते हैं, या घर से निकलते समय आप दिशा और दिन को देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं और अगर आपको उसके बारे में जानना है, तो आज हमारे साथ बहुत ही फेमस और बहुत ही, या कहें कि बहुत ही काबिल न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, कार्तिक जी। कार्तिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिलीप जी। हाँ, आपका स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, वाइब Thank you यहाँ so की much. बहुत बढ़िया है। क्या बात है, मतलब आपने आज आते ही ये चीज़ नोटिस की और मुझे बताया, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। जी जी बिल्कुल, मेरा एक आदत है, कभी भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ जी। तो अपना कंपास खोल के ज़रूर एक बार देखता हूँ। तो अच्छा। जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा था तो मैंने देखे कि कुछ कुछ चीज़ें हाँ। आपके एकदम वास्तु के एकदम प्रॉपर स्पेस पर है, क्या बात। तो वो स्पेस भी बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क स्पेस है और ज़्यादा बेटर एनर्जीज प्रोवाइड करता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और क्या आप निकलने से पहले आज, अच्छा आज ये जो पॉडकास्ट है आज इत्तेफाकन हुआ है? बिल्कुल, ये इतना इत्तेफाकन है हाँ। कि कल आपका मैसेज आया हम्म। और फिर मैंने एक बार, मेरा भी एक बार जो कुंडली होता है, मैंने एक बार बर्थ चार्ट देखा, तो आज मेरा भी लकी डे था। अच्छा। अतिमित्र नक्षत्र था। तो फिर मैंने बोला कि चलो दिलीप जी का मैसेज आया है क्या तो क्यों बात ना किया जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। ये आपकी जर्नी में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई? जैसे ही मेरा कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया था तो मैं उस दौरान शेयर मार्केट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक था। अच्छा। और हमेशा मुझे था कि खुद का कुछ करना चाहिए या फिर जो पैसा आए तो बड़ा आए। अब मैंने बहुत लोगों को पूछा कि जब पैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तो कहाँ से आ सकता है? तो सबके मुंह पर एक ही आंसर था, शेयर मार्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सीखा जाए प्रॉपर वे में। इसको सीखा, अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक जर्क आया। एक पीरियड था जो फिर मेरा सब ट्रेड्स गलत जा रहे थे। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा स्टडी करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो फिर मेरे ट्रेड्स लॉस क्यों खा रहे हैं? तो एक जना थे, वो काफ़ी हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फैमिली में बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि क्यों ना आप न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट ले। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसको। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ना चालू किया तो मैंने तभी किसी को बताया नहीं था। मैंने खुद के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया इसको। छोटी छोटी चीज़ें थी बहुत ही, आपको कहाँ पर बैठ के ट्रेड करना है, किस नंबर पर करना है, आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को मैंने ध्यान दिया और मेरा जर्नी वापस से ट्रैक पर आ गया। तो वहाँ से ये मेरा न्यूमरोलॉजी का जर्नी चालू हो गया था। ये तो थी बिलीव की बात, लेकिन आप इस फील्ड में कैसे आए? फिर वो उसके बाद में मेरा जो फैमिली बिजनेस है, हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो बहुत स्मूथ चल रहा था। अचानक से वहाँ पर भी ना वो जर्क लगना चालू हो गया। इनफैक्ट ऐसा हो गया कि शायद से वो बिजनेस बंद होने वाला था। अच्छा। तो किसी ने बोला कि आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, तो हम लोग ने उतना ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन एक जना थे और काफ़ी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं हमारे पूरे फैमिली में, और उनका एज भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। उन्होंने एक बार घर पे आए, बोले कि आपके एंट्रेंस में कुछ तो प्रॉब्लम है, अच्छा। आप क्यों ना एक वास्तु एक्सपर्ट को दिखा लीजिए। तो हमने कहा चलिए बिल्कुल दिखाते हैं। तो हमने जब उनको दिखाया तो फर्स्ट टाइम जब वो हमारे यहाँ पर आ रहे थे तब हमारे ओपिनियंस मैच नहीं किए। कि मतलब कुछ XYZ रीज़न था, तो हमारे ओपिनियंस मैच नहीं किए। तो हमने फिर दूसरे कंसल्टेंट को बुलाया था। तो वहाँ से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला, जो उन्होंने जो रेमेडीज़ वगैरह बताई थी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हमें। तो उसके बाद में फिर मैंने ये अपने आँखों से देख लिया था कि न्यूमरोलॉजी
और वास्तु हैंड इन हैंड कैसे काम करता है। हाँ। और अब मेरा शेयर मार्केट का लाइन चल रहा था, तो मेरे मन में ख्याल आया, ऐसे एक थॉट आया, मैं जस्ट एक बार पार्क में वॉक कर रहा था, मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको साइड बिजनेस बना लिया जाए। तो फिर उसके बाद में मैंने किसी को बताया नहीं, स्टडीज़ वगैरह चालू किया, और फिर मैंने अपने फैमिली में जो मेरे कजिन्स हैं, भैया एंड दीदी सब लोग हैं, चाचा चाची, मैंने सबके बर्थ चार्ट मंगा ली, सबका ग्रह नक्षत्र के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सब कुछ मंगा लिया। मैं बोला कुछ मत बोलो, आप बस भेज दो मुझे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने बताया कि क्या आपके लाइफ में ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो बोले हाँ आ रहा है। तो मैंने बोला कि चलो एक काम करो, मेरे कहने पर ये चीज़ करके ट्राई करो। मैंने उनको कुछ बेसिक रेमेडीज़ बताई कि अब ये चीज़ करके देखो। विद इन 3 मंथ्स उनको रिजल्ट आने लगा। और उसमें से एक मेरे बहुत ही प्यारे भैया है, हाँ, उन्होंने मुझे क्या बोला कि क्यों ना तुम इसको प्रोफेशन बना लो, क्योंकि अगर मेरे लिए काम कर रहा है तो किसी और के लिए भी करेगा। सही बात है। तो क्यों ना इसको प्रोफेशन बना लो। तो वहीं से एक जर्नी फिर चालू हो गया। क्या बात है, मतलब कि पेशेंट धीरे धीरे खुद डॉक्टर बन गया। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। यस यस यस। वेरी नाइस। ये अगर ऐसा ही होता है कि ज़िंदगी में जब हम किसी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम खुद उस चीज़ पे आ जाते हैं। तो आपके साथ ये जो जर्नी रही है, कैसे टर्निंग पॉइंट आपका रहा, बहुत अच्छा रहा है कि अगर अब आप वही चीज़ दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ट्रेडिंग क्या अभी भी कर रहे हैं आप? यस, मेरा ट्रेडिंग अभी भी चालू है। जब मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं रहते हैं और मेरे पास फ्री टाइम रहता है, तब मैं स्टॉक मार्केट की तरफ चला जाता हूँ। और अभी मुझे बहुत सारी उसमें चीज़ें मालूम पड़ी हैं कि कौन सा तरह का ट्रेडिंग मुझे सूट करता है। बहुत लोग एफ&ओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं, वो सूट करेगा। या फिर लॉन्ग टर्म वाला कि जहाँ पर आप कोई एक स्टॉक ले लो, उसको होल्ड करो, तो वो सूट करेगा, चाहे भले वो एफ&ओ का ही क्यों ना हो। तो मैंने अपना पोटेंशियल को रियलाइज़ किया कि मेरे बर्थ चार्ट में क्या लिखा है। फिर मैंने मेरे पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपका बर्थ चार्ट ये बताता है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। अच्छा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, आपका बर्थ चार्ट बहुत भली बात ही बताता है। क्योंकि बर्थ चार्ट में एक भाव होता है 2, 6, 10। ये पैसे का भाव होता है। यहाँ पर जो भी राशि बैठी होती है या फिर जो भी ग्रह बैठे होते हैं, उनके रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपके पास में पैसा आएगा ही आएगा। तो अब मेरा पूरा ऑटोमेट हो गया। मुझे पता है कि मेरी लिमिटेड वॉच लिस्ट है, 10 स्टॉक है, मुझे उसी को फॉलो करना है, उसी में ट्रेड करता हूँ और उसी सेक्टर के कोई अगर अच्छे स्टॉक मिले तो उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूँ। ओके। अगर आपसे कोई नॉलेज लेना चाहता है, आपसे हेल्प लेना चाहता है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, तो क्या आप उसको गाइड करते हैं? ये टोटली रहता है क्लाइंट के ऊपर। अगर कोई मेरे पास कोई आ रहा है और स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो ही मैं उसको बताता हूँ। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है, क्योंकि मैंने तो इसको सीखा। मुझे इसमें 5 साल लग गए सिर्फ स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। उसके बाद में 2-3 साल गए मुझे अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एस्टैब्लिश होने में। तो मैंने तो 5 साल सीखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एक ट्रेडर हूँ। लेकिन कोई अगर पर्सन मेरे पास आ रहा है, मैं उसका बैकग्राउंड नहीं जानता। यदि मैंने उसको बोल दिया कि आप ये सेक्टर में जाके पैसा लगाओ और उसने लगा दिया लेकिन बिना कोई स्टडी के, जब मार्केट डाउन चल रहा है तब लगा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे कहने पे उसका लॉस हो जाए। भले बाद में प्रॉफिट हो, लेकिन उस मोमेंटली उसका लॉस होगा जब उसका मनोबल टूट जाएगा। तो अगर कोई पहले से ही ट्रेडिंग कर रहा है और अगर मेरे से पूछता है कि किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या फिर मुझे क्या तरह का ट्रेडिंग करना चाहिए, डे ट्रेडिंग या पोजिशनल, तो मैं उसको गाइड करता हूँ। ओके। तो क्या कौन कौन सी राशि वाले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन नहीं कर सकते हैं? क्या ये एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है? यस, एक एस्ट्रोलॉजी में एक भाव होता है 5वां भाव। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा या जिस घर में बैठा होगा ना, वो बताता है आप ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, एक लेमन टर्म्स में बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर और 6 नंबर आ रहा होगा, वो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि वो ट्रेडिंग कर सकता है। अच्छा। हाँ, और इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी कर सकता है। लंबे समय में सबको फ़ायदा होगा। और बस एक जो 3 नंबर वाले हैं, जिनका मूलांक 3 होता है, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 12 हो, 21 हो या 30 हो, इनको थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज इनको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। इनका नेचर होता है कि रैपिड चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए। तो वो थोड़ा सा डे ट्रेडिंग में हैम्पर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इज़ वेरी गुड। जिनके डेट ऑफ बर्थ ये हैं वो लोग अगर करते हैं तो बहुत उनको लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। एक सवाल मेरे जहन में आया कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव लाते हैं?
न्यूमरोलॉजी और वास्तु हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है। हम्म। बेसिकली मैं अगर यूँ कहूँ तो एक रोड मैप है। अच्छा। अगर आपका जो आज करंट लाइफ है और आपका हम्म। जो ड्रीम लाइफ है, हम्म। उसके बीच का जो रोड मैप है कि आपको क्या काम करना चाहिए जी। या फिर किस रूप से करना चाहिए या हम्म। फिर किस समय पर करना चाहिए, हम्म। वो आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बताता है। अच्छा। जैसे कि आप कोई एक मकान ले रहे हैं, हम्म। आज के समय में 70 से 80 लाख के आसपास का मिनिमम हम्म। रेट होता है हाँ। फ्लैट का। हम्म। तो यदि कोई डाल रहा है उतना रकम डाल रहा है, अपने जीवन की पूरी पूंजी डाल रहा है, जी। तो हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो फ्लैट नंबर या फिर वो घर का वास्तु हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर वो फ्लैट नंबर गलत हुआ, आपके डेट ऑफ बर्थ को सूट नहीं कर रहा होगा, तो वो आपके लाइफ में स्पीड ब्रेकर के जैसा काम करेगा। जी। आप मेहनत करेंगे लेकिन फल नहीं मिले। लेकिन वही अगर अगर आपका वो नंबर लकी है, साथ में वो जो एंट्रेंस है आपके जो फ्लैट का, ऑफिस का जो एंट्रेंस है, अगर वो आपके फेवर में है, आपके लकी डायरेक्शंस में से आता है, तो वही आपके लाइफ में जैक लगा देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने जस्ट आपका देखा तो ये A401 था, जी। तो 401 को भी अगर आप टोटल करेंगे तो 5 पर आता है। अच्छा। तो जिसका भी फ्लैट नंबर 5 पर आता है, हमेशा वहाँ पर हंसी मजाक या फिर अच्छा माहौल रहता है। कभी भी एकदम सीरियस माहौल या टेंस माहौल नहीं रहता है। जी। और 5 नंबर एक ऐसा है कि वो सबको सूट करता है। अगर आप में से या कोई भी व्यूअर अगर कोई भी फ्लैट ले रहा है, उसको उसका लकी नंबर कुछ नहीं पता है, सीधा जाके आप नंबर 5 का ले लीजिए, टोटल 5 का, हमेशा वो फलता है। क्या बात है। अगर आप भी फ्लैट ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो 5 नंबर का फ्लैट ज़रूर लें, अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन? नहीं है तो फिर आपका बर्थ चार्ट हम देखेंगे, उसमें हाँ। लकी नंबर्स निकल के आएंगे, फिर वो लकी नंबर्स के आसार पर ही आपको लेना होगा। ओके, ग्रेट सर। सो नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं कि जैसे हमारे घर में आसपास माहौल में नेगेटिव एनर्जी है, तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे प्रभावित करती है वो? नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले हमें समझना होगा कि आती क्यों है और उसका लक्षण क्या है। जी। सबसे पहले वो आती इसलिए कि आपके घर में या ऑफिस में कोई वास्तु दोष हो, जैसे टॉयलेट और किचन हमारे पूरे ऑफिस का और साथ में घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसी के कारण 90% वास्तु दोष क्रिएट होती है। तो जैसे कि अगर ऑफिस में है या कॉरपोरेट में है या फिर आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं आपके नॉर्थ साइड में दिक्कत होगी। अच्छा। यदि आपका काम बन नहीं रहा है, आपका जो आपके आजू बाजू में जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स है, उसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, आपका समाज में नाम खराब हो रहा है, तो ईस्ट में कोई वास्तु दोष हो सकता है। अच्छा। और यदि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट में या तो फिर उनके घर में टॉयलेट हो सकता है या तो फिर किचन हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा वास्तु दोष है और उसी के कारण नेगेटिव एनर्जी बनती है। और इसके छोटे मोटे उपाय होते हैं, सरल उपाय होते हैं, बिना तोड़ फोड़ के आपको बस वो चीज़ या वो आर्टिफैक्ट्स को वहाँ पर प्लेस करना है और आपके लाइफ में एक मैजिक क्रिएट होना चालू हो जाएगा। क्या बात है। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि वॉशरूम साफ नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रहती है। जी बिल्कुल, यदि आप इंडियन स्टाइल का अगर आप टॉयलेट देखेंगे या फिर वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट देखेंगे, तो वेस्टर्न स्टाइल का जो टॉयलेट है उसका जो टॉयलेट सीट हमेशा बंद होना चाहिए, बिकॉज वो राहु को इम्पैक्ट करता है, वो बैड राहु है। यदि आपका मूलांक 4 है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि किसी के अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है या तो 4, 9, 2 ये 3 नंबर मिसिंग है, हमेशा वो जातक अपने घर का या फिर ऑफिस का टॉयलेट का दरवाज़ा खुला छोड़ के आता होगा। और ये बहुत सारे मैंने केस स्टडी देखे और मुझे ये मैंने पाया है। अच्छा। हाँ, और टॉयलेट का भी जो बेसिक जो है कि अगर आप उसको गंदा रखेंगे तो आपको बुरे इम्पैक्ट आएंगे। टॉयलेट सीट हमेशा बंद होनी चाहिए और टॉयलेट की गेट हमेशा बंद होनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जो 80s के पहले जिनका जन्म हुआ है, उनकी कुंडली भी नहीं बनी है, तो क्या वो अभी अगर आपसे वो कंसल्ट करते हैं तो क्या उनकी जो परेशानियां हैं या जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहें, तो क्या बिना उसके वो सॉल्व हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी है, मेरे नाना नानी हैं, उनके पास में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है,
इनफैक्ट मेरे एक मामा भी है, उनका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जी। जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो सबका देख रहे हो तो मेरा क्यों नहीं देख रहे हो, तो मैंने कहा आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्योंकि जन्म के समय में डॉक्टर ने दिया था लेकिन वो गुम गया है। तो वो अंदाज से स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने एक फेक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। तो अब प्रिडिक्शन कैसे किया जाए या फिर कैसे उनके बारे में बताया जाए, तो सबसे पहले उनका वास्तु देखा जाता है वो केस में कि वास्तु में कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी गई है। और दूसरा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नेम स्पेलिंग होता है, जैसे मेरा नाम कार्तिक एस गुप्ता है तो वो शैल्डियन न्यूमरोलॉजी करके एक चीज़ होती है। अगर आप वहाँ पर अपना नेम डालेंगे तो आपको एक टोटल मिलेगा, नेम का टोटल। अच्छा। वो नंबर का आपका वो नंबर 5 पर आना चाहिए। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो कोई भी इसका पावर ले सकता है। यदि 5 नंबर आपके पास में नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में तो हमेशा लाइफ में इम्बैलेंस होने का चांसेस होता है। तो यदि आप नेम के माध्यम से 5 नंबर ले लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से कोई इसका रिलेशन नहीं है, साथ में एडेड एडवांटेज ज़रूर होगा। फ़ोन नंबर का टोटल होता है। अच्छा। अब देखिए बहुत लोगों का फ़ोन नंबर का टोटल जिसका 8 पर आ रहा होगा ना, लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होगा। या 4 पर आ रहा होगा तो वो पीठ पीछे कुछ बोले, या तो फिर उनका काम डीले से हो, या फिर उनका काम बने ना, लास्ट मोमेंट पे उनके काम अटक जाए। अच्छा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है, आप फ़ोन नंबर ले लीजिए जिसका टोटल नंबर 5 पर आता हो। अच्छा। हाँ, और एटीएम पिन आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। यदि अगर मैं पूछूं कि मैं पेमेंट कैसे करता हूँ या रिसीव कैसे करता हूँ, सबके पास में गूगल पे, फ़ोन पे ये सब रहता है। तो एटीएम का पिन या गूगल पे, फ़ोन पे का पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। जिसके पास में उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको वो 4 डिजिट या 6 डिजिट का जो पिन होगा उनका, उसका टोटल नंबर 6 पर लेके जाना चाहिए। 6 नंबर शुक्र का है, तो शुक्र में यानी धन दौलत पैसा नेम एंड फेम संपत्ति सब आपके पास में आएगा। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका पावर ले लीजिए। साथ में हमेशा एक बोनस आपके व्यूअर्स के लिए कि हमेशा एक गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहन के रखिए, बहुत लाभ होता है उससे। ये 4-5 चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो यदि आप मेरे पास नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी आप अपने लाइफ में एक मैग्नीफाइड चेंज देख पाएंगे थोड़े समय में। जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर वाला जो जिसमें 8 नंबर मूलांक आता है, तो ये क्या टोटल 8 या फिर जैसे किसी के नंबर्स में लास्ट में 88 है या 888 है वो भी अफेक्ट करता है? ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल के ऊपर। यदि आपका टोटल 8 आ रहा है तो नंबर आपको नेगेटिव प्रभाव तो देगा ही। अब फिर देखेंगे अंदर क्या आ रहा है नंबर के अंदर। किसी के नंबर में 88 आ जाए, 888 आ जाए, 488 आ जाए और ख़ास करके लास्ट में आ जाए तो ऐसा भी कह सकते कि कोई वर्दी वाला यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस वाला हो गया या फिर कोई भी कर्मचारी हो गया जो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, तो वो आपके पीछे पड़ सके, ऐसा होने का केस है। या कोर्ट केस होने का चांसेस हो जाता है यदि वो नंबर 5 से 6 साल तक यूज़ किया जाए तो। जैसे अगर किसी के फ़ोन नंबर में लास्ट में 1414 आ रहा है या मल्टीपल टाइम 14 आ रहा है तो उसके लाइफ में लोन का दिक्कत आ सकता है। एक ईएमआई भरेंगे, दूसरा ईएमआई पीछे खड़ा रहेगा। एक का लोन क्लियर किया, दूसरा लोन वापस चढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। किसी के नंबर में 44 444 444 आ जाता है, लोग सोचते कि राइमिंग नंबर है, वीआईपी नंबर है, ले लेते हैं, लेकिन उसी की वजह से उनके लाइफ में डिले आता है। किसी के नंबर में 34 या 43 आता है। और ख़ास करके ये जो मैं भी आपको जो नंबर्स बोल रहा हूँ ये लास्ट के 6 डिजिट में इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टार्टिंग के 2 3 4 में होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लास्ट के 6 डिजिट में, उसमें भी लास्ट के 3 डिजिट में अगर ये पाए गए तो फिर बहुत दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है। तो जिसके नंबर्स हैं वो समय रहते वो चेंज कर लेना चाहिए। थैंक यू। एक चीज़ और आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये क्या है? रिस्ट वॉच अगर मैं यूँ कहूँ, आप हो और आपका सक्सेस है उसके बीच का ब्रिज है वो। आपके और आपके सक्सेस के बीच का ब्रिज है वो। अच्छा। यदि आप एक रिस्ट वॉच पहनते हैं तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उसके फ़ायदे बताता हूँ। कुंडली में या फिर आप बर्थ चार्ट में एक 11वां भाव होता है। 11वां भाव आपके मैनिफेस्टेशन का होता है। यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हो, यदि आप वो काम कर ले, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली इतना पैसा आएगा कि आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगे।
और जो घड़ी होता है वो शुक्र से देखा जाता है। अच्छा। अब 11th हाउस हो गया मैनिफेस्टेशन का, घड़ी हो गया शुक्र का। तो यदि आप एक घड़ी पहन लेते हो अपने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड रिस्ट में एक गोल्डन कलर की या चमकीली घड़ी पहन लेते हो, तो शुक्र का डायरेक्ट 11th हाउस से संबंध बन गया। तो उस केस में आपके पास में लग्जूरियस लाइफ भी आएगा, क्लाइंट्स भी आएंगे और साथ में पैसा, नेम एंड फेम सब पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए शादियों में गोल्डन घड़ी दी ये जाती है। यस बिल्कुल, आप शादी में देखेंगे हमेशा पुराने ज़माने से ये विधि चला आ रहा है कि गोल्डन कलर का ही घड़ी देंगे, जिसमें डायल वाइट कलर का होगा करेक्ट। और वो हमेशा जोड़े में दिया जाता है। हाँ। एक कपल, एक हस्बैंड के लिए और एक वाइफ में दिया जाता है। और हमेशा ये बोला जाता है वो पहने, लेकिन क्या होता है यूजुअली वो घड़ी पैक होके एक अलमारी में पड़ा रहता है। जी। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके एक व्यूअर्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए कैसे सही घड़ी का चूज़ करें। आप क्या करिए, एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल 10/10/2010 ऐसा कुछ भी हो, वो आप पेपर पे लिख दीजिए। सारे नंबर्स आपने लिख दिए। अब आप जिस दिन पे आपका जन्म हुआ उसको भी नंबर को लिख लीजिए। जैसे किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा। अब अगर किसी का डबल डिजिट में आ गया, जैसे 22 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, तो उसको सिंगल डिजिट में लिखे आ जाइए। 22 है तो 2 + 2 4, वो 4 को लिख लीजिए और पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके भी वो नंबर लिख लीजिए। आपके पास में तीनों चीज़ आके अब उसमें चेक करिए नंबर 6 और नंबर 7 है कि नहीं। यदि नंबर 6 मिसिंग है तो आपको कुछ इस तरह की गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। यदि नंबर 7 मिसिंग है तो गोल्डन प्लस सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए जिसका डायल वाइट कलर का हो। यदि 6 और 7 दोनों मिसिंग है तो फिर आपको गोल्डन प्लस सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच वाइट डायल के साथ में पहननी ही चाहिए। और एक हमेशा एक मतलब लाइफ का ये सूत्र है कि अगर किसी को भी अपने लाइफ में पैसा चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए या कोई डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहता है और साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहता है, साथ में अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहता है, तो हमेशा मेटालिक रिस्ट वॉच ही पहने। जो आजकल जो डिजिटल वॉचेस आ गए उनको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप लोग अभी भी सुनने के बाद भी अगर इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। गोल्डन रिस्ट वॉच खरीद लीजिए आज से ही। अच्छा, इसमें क्या महंगा सस्ता की भी कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मात्र 200, 300, 500 वाली भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है तो आप गोल्ड की बनवा सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्राइस पॉइंट का रिलेशन नहीं है, बस वो गोल्डन कलर का होना चाहिए या फिर गोल्डन सिल्वर का होना चाहिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ बताए और साथ में वो मेटेलिक की होनी चाहिए। ओके। हाँ, जिसमें बैटरी लगती है वो लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं कि डेली चार्ज करना पड़े, क्योंकि अगर डेली अगर आपके वॉच को ही चार्ज करना पड़ रहा है तो आप फिर अपने आप को कैसे चार्ज करेंगे। इसीलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। आपका गुरु कौन है, मेंटोर आपका कौन है? मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और भगवान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि मुझे मेरे लाइफ में चाहे वो ट्रेडिंग हो गए या चाहे वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सब चीज़ के मेंटोर एकदम टॉप 1 के मिले हैं। और मेरे खास जो मेरे सबसे प्रिय है, जिनकी वजह से आज मैं ये नॉलेज का छोटा सा पार्ट आपके सामने दिखा पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, वो है आचार्य लव भूषण जी। वो जयपुर के हैं और वो तो ज्ञान के समुद्र है। उनके पास में मतलब कौन सी चीज़ का उपाय नहीं है या कौन सी चीज़ उनको नहीं पता है। यदि आप शास्त्र उठा के कुछ भी बोलेंगे तो उनको सब कुछ पता है, कंठस्थ है एकदम। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने वो मौका दिया मुझे कि मैं और लोगों तक, जन तक ये विद्या का लाभ उनको दे पाऊँ। उनसे आप कैसे कनेक्ट हुए? आप जयपुर गए थे? जी, मुझे एक वाया एक जन से मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़े आचार्य है, वो वहाँ पर रहते हैं। तो मैं पहले वहाँ पर गया। मैं गया तो मेरा कंसल्टिंग हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। मेरी पूरी फैमिली को भी फिर मैं वहाँ पर लेके गया, वहाँ पर लाभ हुआ। फिर जब मैं आपको बताया था कि मुझे एक जना ने जब बोला था कि आप ये सब भी सीख सकते हो, और जब मेरे भैया ने मुझे वो प्रोत्साहित किया कि क्यों ना तुम इसको प्रॉपर वे में सीखो और लोगों तक भी लेके जाओ, तब मैं उनके पीछे पड़ गया कि आचार्य जी मुझे भी सिखा दीजिए। बड़ा वेटिंग टाइम था उनका कि जल्दी मिलते नहीं थे वो। फिर लेकिन हर मौका निकाल के जयपुर हर 2-3 महीने पे जाना हुआ और फिर उसके बाद में लगातार 2 बार गया। फिर उनसे विनती की कि आचार्य जी प्लीज़ थोड़ा नॉलेज मुझे भी सिखाइए, मैं इस चीज़ सीखना चाहता हूँ और आपसे ही सीखना चाहता हूँ।
तो फिर जब उनका समय निकला, उनके पास था, तो उन्होंने मुझे सिखाया और आज के समय में तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी चालू कर दिया है। तो मैंने वहाँ पर भी सीखा और अब वापस से एक रिवीजन दौर पूरा चालू हो गया है बहुत उनके बढ़िया। साथ में। अच्छा, एक सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने फ़ोन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के चार्ज करने से मनी अट्रैक्ट करता है, क्या ये सही है? जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि फ़ोन नंबर है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है। हमेशा हम बातें करते रहते हैं किसी न किसी से, तो फ़ोन नंबर कितना इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से हम या कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर यूज़ करता है, तो वो है उसका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। चाहे वो पेमेंट्स के रिगार्डिंग हो गया, किसी को देना हो या किसी से लेना हो, हर जगह पर फ़ोन ही यूज़ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक जगह होता है आपके घर में, यदि आप उस दिशा में फ़ोन चार्ज करेंगे, तो आपके लाइफ में ना ही केवल पैसा आएगा, बट आपका जो मनी लिक्विडिटी है, वो भी आपके पास में बढ़ जाएगा। अच्छा। वो दिशा का नाम है साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट। अग्निकोण। अग्निकोण एक ऐसा दिशा है आपके घर में या ऑफिस में, यदि आप वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, उस दिशा से संबंधित पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी चालू हो जाती है। जैसे कि कैश फ्लो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्व की जो दक्षिण दिशा पूर्व, है। यस, अग्निकोण इसको बोला जाता है। उस दिशा में करना चाहिए। मेरे अनगिनत क्लाइंट्स हैं जिनसे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इनफैक्ट मेरे घर में एक डेडिकेटेड चार्जिंग स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पर कम से कम 3 4 5 6 लगा, वो स्पॉट का वो जगह बना हुआ है, वहाँ पे चार्जर्स लगे हुए हैं, बस आपको आपका फ़ोन कनेक्ट करना है और कहीं पे भी हम चार्ज नहीं करते। और ये सेम मैंने 2-3 ऑफिस के वास्तु किए, उनको मैंने बोला कि जो ओनर है वहाँ के, मैंने बोला कि आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहीं से चार्ज होने चाहिए। क्या बात। यदि अगर किसी को लोन नहीं मिल रहा है, लोन से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो अपना पावर बैंक, जो पावर बैंक होता है, उसको नॉर्थ वेस्ट में चार्ज करें और हमेशा फिर उसी पावर बैंक को यूज़ करता रहे। वो होगा कि लोन में भी उनको आराम मिलेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, लेकिन मैं नहीं, मेरे साथी आरोही सिंह आगे का एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और जैसे लोग रात को सोते हैं तो अपने पास में ही फ़ोन रख के सोते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि ये भी कुछ ऐसा मैटर करता है क्या? जी बिल्कुल, फ़ोन कभी भी आपको आपके पास नहीं रखना चाहिए। यूजुअली वो 4 से 5 फीट की दूरी पे रखना चाहिए, बिकॉज़ फ़ोन एक राहु एलिमेंट से देखा जाता है। राहु का जब भी सर के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है या आप सर के पास में रखते हैं, तो आपके विचार चेंज हो जाते हैं। आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वो नेगेटिव माइंडसेट की तरफ चला जाएगा। आपको एक कभी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने फ़ोन को अपने सर के पास में रख के सोता है, उसके बाल जल्दी झड़ेंगे। अच्छा। या फिर वो लोगों के बारे में पीठ पीछे गलत बात करे, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज सर आपका सूर्य ग्रह से देखा जाता है, जो सर का टॉप मोस्ट पार्ट है, और फ़ोन राहु का। जब जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है या युति बनती है, तब तब दिक्कतें आती है। कोई भी ऑफिसर आपके पीछे पड़ जाए, कोई दिक्कत दे दे, ऐसा भी उसके होने की योग रहते हैं। तो आजकल लोगों का हेयर फॉल तो हो ही रहा है, तो अगर आपका भी हेयर फॉल हो रहा है तो फ़ोन को सबसे पहले आप साइड में रखिए, अपने पास में रख के ना सोएं। और आपने अभी कहा था कि नंबर देखना चाहिए घर फ्लैट लेने के लिए, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो क्या करें? उनकी तो मजबूरियाँ होती है कि नहीं ले सकते उस नंबर के अकॉर्डिंग, और फाइनेंशियल भी रहता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो नहीं ले सकते उस नंबर पे? देखिए, इसमें मेरे दो ओपिनियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कभी रेंट वाले घर में चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ब्रोकर कुछ ऑप्शंस देता है। तो वो ऑप्शंस में से आप वही नंबर चूज़ करिए जो नंबर आपके लिए फेवरेबल हो। ठीक है। और यदि आप किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे, आपको एक फिक्स्ड घर मिल रहा है, तो आप उसका नंबर चेक करिए क्या है। फॉर एग्जांपल, जिसका भी फ्लैट नंबर या ऑफिस नंबर 8 पर आता है, वहाँ पर लोग अपने ही एटीट्यूड में रहे, या फिर वहाँ पर जो भी काम होएगा उसका फ्रूट पूरा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ना फ्लैट को हम चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। उस केस में जो फ्लैट का नंबर है ना, वो घर के बाहर से उतार के रख दीजिए, सिर्फ नाम डिस्प्ले होने दीजिए। और यदि फ्लैट का वो पूरा बोर्ड हटा ही नहीं सकते आप, तो क्या करिए, 8 है, 8 में अगर आप 6 नंबर मिला देंगे तो 14 हो जाएगा, और 4 + 1 हो जाता है 5। तो क्या करना है आपको, 8 के आगे एक छोटा सा 5 लिख देना है। ओके। हाँ, मतलब एकदम जैसे अगर आपका 8 इतना बड़ा है तो आप
5 इतना छोटा लिख दीजिए उसके सामने कि कोई डिलीवरी वाला आए या कोई आए तो वो कंफ्यूज ना हो। लेकिन यूनिवर्स की डायरी में आपका फ्लैट नंबर अब 86 है। ओके, अगर नंबर ऑलरेडी कोई 6 नंबर है तो उसको चेंज कर सकते हैं, बाकी हाँ। छोटा नंबर साइड में हम लिख सकते साइड हैं में ताकि छोटा सा, किसी को जैसे पता 8 चले। नंबर पर आ रहा है तो आप छोटा सा 6 लिख दो, तो Okay. 8 + 6 कितना हुआ 14, और 4 + 1 5 हो गया आपका। Okay. तो आप वो रेमेडी कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में बिना तोड़ फोड़ के उपाय होता है। बस 2 केस ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी भी कोई घर ले रहा है या फिर कोई ऑफिस ले रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। ओके। साउथ वेस्ट का यदि एंट्रेंस है तो वो घर में कभी बरकत नहीं आएगी। हमेशा वो घर लेने के बाद में सामने वाले जातक के ऊपर, जातक यानी जो घर का अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर लोन आ जाए, या फिर जो वो काम करे उसमें उसको पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले, जॉब बीच में छूट जाए, बिजनेस बंद हो जाए, या फिर मिस कैरेज भी हो सकता है, ऐसे योग बन जाते हैं। तो उस केस में साउथ वेस्ट का एंट्रेंस आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट को घर में सबसे प्योर जोन माना गया है। ओके। अब प्योर जोन यानी देवताओं का स्थान माना गया है। नॉर्थ ईस्ट में आपको मंदिर रखना चाहिए। तो उस जोन में ना ही किचन होना चाहिए ना ही टॉयलेट होना चाहिए। यदि किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या फिर किचन है, ऐसा भी हो सकता है उसको घातक से भी घातक बीमारियों का सामना करना पड़े। तो बस ये 2 चीज़ देख लीजिए। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास खोल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई भी टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, और साथ में जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट का नहीं होना चाहिए। बाकी जो पूरा घर में कोई भी वास्तु दोष होगा वो ट्रीटेबल होगा बिना तोड़ फोड़ के। ओके। यस। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर आपका नंबर, फ्लैट नंबर अगर कुछ जो सर ने बताया कि 706 ऐसा कुछ है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और साइड में लिख सकते हैं ताकि किसी डिलीवरी वाले को पता चल जाए कि कहाँ पे हमें जाना है, कौन सा फ्लैट नंबर है, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं वहाँ पे। कार्तिक जी, जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं वो लोग भी क्या शुभ मुहूर्त देखते हैं? सर, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, उसके लिए भी शेयर मार्केट के लिए भी ये चीज़ वैलिड है? जी बिल्कुल। मैंने अपना लाइफ में जब मैं शेयर मार्केट कर रहा था और अभी भी करता हूँ, तो मैं कोई स्पेसिफिक डेट्स फॉलो करता हूँ। उसी डेट्स पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का स्टार्ट होना चाहिए। एंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द ट्रेड या स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसी डेट पर होना चाहिए। ये हर एक के लिए उसके डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग होता है। मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरे कुंडली के हिसाब से अलग होगा और सामने वाले के लिए अलग होगा। तो कोई भी कंसल्टेशन के लिए या कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास में आते हैं तो मैं उनको एक चार्ट देता हूँ। हमेशा इनिशियल स्टेज पे उनको चार्ट दे देता हूँ। उसके अंदर लिखा होता है कि ये नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं और ये नक्षत्र आपके लिए ख़राब है। तो उस दिन पर आपको ट्रेड का स्टार्ट नहीं करना है, और जो अच्छा डे है उस दिन पर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं आपको 1, 2, 3 उपाय बताता हूँ जो कोई अगर शेयर मार्केट में कर रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। सबसे पहली बात तो आपको देखना है आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आ रहा है कि 5 और 6 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 5 नंबर और 6 नंबर दोनों आ रहा है तो आपकी योग प्रबल हो जाएंगे सक्सेस पाने के लिए। ओके। लेकिन बाय एनी चांस अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये अंक नहीं आ रहे हैं तो उनको वास्तु का सपोर्ट लेना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के समय पर या नॉर्थ दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। उस दिशा को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप तक अच्छे अपॉर्चुनिटी आ पाए, वहाँ पर एक वाटर फाउंटेन लगा दीजिए। ओके। हाँ, एक आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन लगा सकते हो, या फिर एक चित्र भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जितने 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतना बेटर होता है वो। दूसरे डायरेक्शन पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप भी ये मानेंगे कि यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं या कोई भी फाइनेंशियल कोई काम कर रहे हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होने चाहिए। तो डिसीजंस लेने का जो भार होता है वो नॉर्थ ईस्ट संभालता है। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी लाल कलर का सामान नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पीले कलर का सामान होना चाहिए। यदि कोई है तो उसको हटा दीजिए, और वो जगह को एनर्जाइज करने के लिए वहाँ पर ट्रेडिंग के रिलेटेड बुक्स रख दीजिए। जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन करके एक बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है। ऐसा जो भी पैसे से संबंधित जो भी बुक्स है आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दीजिए। बढ़ते हमारे थर्ड दिशा की ओर, साउथ ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले फ़ोन का जब हम बात कर रहे थे, साउथ ईस्ट पैसे का जोन है। आपके पास में कैश फ्लो, लिक्विडिटी का जोन है। साउथ ईस्ट ही आपके फाइनेंशियल लॉसेस को डिटरमाइन करता है। तो वहाँ पर कोई नीले रंग का सामान नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, वहाँ पर कोई नीले रंग का सामान होगा या पर्दा लगा होगा या तो डाइनिंग टेबल का कवर नीले कलर का होगा तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो उस जगह को एनर्जाइज करने के लिए आप क्या करिए, ट्राइंगल शेप का घड़ी आता है, वॉल क्लॉक,
ट्राइंगल शेप का लाल कलर का घड़ी आप उस दिशा में लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट दिशा आपके घर का बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है वो है वेस्ट। वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ डिज़ायर फुलफिलमेंट एंड वेस्ट इज़ ऑल्सो द दिशा ऑफ गेन्स। आपको लाभ जो होगा वो वेस्ट दिशा की वजह से ही होगा। तो आपके वेस्ट दिशा में कोई भी वाइट कलर का सामान रख दीजिए और वहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर का सामान नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। आप क्या करिए, यदि आपको पेड़ रखना ही है तो वाइट फ्लावर में वाइट पॉट में वाइट फ्लावर रख दीजिए। या तो फिर कोई भी वो जगह को एनर्जाइज करने के लिए वहाँ पर आउल यानी लक्ष्मी माता जी का वाहन है, आउल माना जाता है। वो ब्रास का आता है, साइज मैटर नहीं करेगा, इतना छोटा भी ब्रास का आउल रहता है, वो आप वेस्ट में रख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में गेन्स भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा, और उसी दिशा में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक एट लास्ट मैं अपने कंसल्टेशन में लोगों को उनका मनी जोन बताता हूँ कि आपके कुंडली या आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका मनी जोन कहाँ पर है। वहाँ पर आप लाइफ में जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना वहाँ पर चिपका दीजिए। मुझे 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, वहाँ पर वो पैसे के साथ में वो फ़ोटो लगा दीजिए, साथ में अपना मेटल का एक गुल्लक वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पर आप डेली पैसा डालें और वहाँ से जब कभी ज़रूरत हो तो वहाँ से निकालें। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वो आंकड़ा जो आपने वहाँ पे लगाया है वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा। जब आप ये 5 रेमेडी कर लेंगे तो आपके पास में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी लॉसेस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन जो शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते तो वहाँ पे बैठ के लगाना चाहिए? आइडली आपका जो फेसिंग है वो ईस्ट होना चाहिए या फिर नॉर्थ होना चाहिए। हाँ, और सबसे बेस्ट जो जोन है बैठ के ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का, वो है वेस्ट। वेस्ट में आप बैठ जाइए, ईस्ट की तरफ फेस करिए और अपना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करिए या फाइनेंशियल डिसीजंस को एग्जीक्यूट करिए, आपको फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएगा। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आपको 100% फ़ायदा होगा, बिकॉज ऐसा होता तो हम जैसे कंसल्टेंट सबसे अमीर होते थे। exactly. तो वो पॉसिबल नहीं है। यस, आपके चांसेस ऑफ विनिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं। जो लॉसेस है वो आपके कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका लॉस कम होगा तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ जाएंगे और इनडायरेक्टली आपके पास में पैसा आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान रखें, आपके जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो बच सकते हैं, चांसेस है बचने के। और जो सर ने बताया कि आउल का जो फोटो है वो आप लगा सकते हैं, जितनी भी मनी चाहिए आपको उसमें लिख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए एंड हमें इतनी सारी न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने के लिए, और जो आपने नंबर्स बताए तो आप लोग प्लीज़ उन नंबर्स का ध्यान रखें। तो अगर आप सर से जानना चाहते हैं, कार्तिक जी से जानना चाहते हैं कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने फ्लैट्स के कौन सा फ्लैट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कौन सा नंबर अच्छा है और कौन सा नहीं है, आपको सर का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट, उनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा नंबर आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर, हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।